तो हाय एवरीवन, दिस अक्षांश गर्ग। तो योर एग्जाम इज हियर और आईडीटी के अंदर बहुत सारी टाइम लिमिट्स हैं। टाइम लिमिट बोले तो कभी 30 डेज, कभी 6 मंथ्स, ये यहाँ से फाइल करो, ये इतने टाइम में सबमिट करो, ऐसा करो वैसा करो, जीएसटी में भी और कस्टम में भी। सो आई फेल्ट लाइक कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो सारी की सारी टाइम लिमिट जितनी है ना एक साथ कंबाइन करके मैं आप लोगों को बता दूं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको क्या करना है, अभी देख लेना है इसको, और जिस दिन एग्जाम होना उस दिन सुबह सुबह इसको देख लेना 1.25 की स्पीड से। ठीक है, शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत काम में आने वाला है, एंड सब्सक्राइब मार देना, वैसे तो मैं बोलता नहीं आपको। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी के चैप्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड एंड रिकवरी की पहले थ्योरी के अंदर ज्यादा टाइम लिमिट्स है, तो 25 मार्क्स के लगभग लगभग आपकी थ्योरी पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। तो एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, दोनों के लिए काम कराएगा। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस, तो मैंने क्या किया, सारे एक साथ लिख दिए, वरना बुक के पेजेस टर्न करते बहुत टाइम चला जाता। तो डिमांड एंड रिकवरी फर्स्ट चैप्टर, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर। देखो, नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या था, सेक्शन नंबर 73 के अंदर था 2 ईयर 9 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट क्या होती है एनुअल रिटर्न बनने की, 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। वैसे रिटर्न चैप्टर में देखेंगे, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर आपका 23 मान के चलो 22-23 आपका फाइनेंशियल ईयर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी इसकी आप एनुअल रिटर्न कब तक भर सकते हो, मैक्सिमम 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हो, पता होगा आप लोगों को। तो 2 ईयर 9 मंथ्स ड्यू डेट से काउंट करे जाएंगे। सेक्शन नंबर 73 केस में, 74 मतलब फ्रॉड वाला केस, उसके केस में नोटिस कब तक आ सकता है, 4 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, ऑर्डर की बात पे आते हैं। तो देखो 73 में नोटिस आ सकता है 2 ईयर 9 मंथ्स, ऑर्डर आ सकता है 3 साल। 74 में नोटिस आ सकता है 4 ईयर 6 मंथ्स, ऑर्डर आ सकता है 5 साल। ठीक है साहब, सवाल ये आता है कि नोटिस और ऑर्डर तो हो गया, पेनल्टी कितनी कितनी लगाई जाएगी, अलग अलग केसेस में कितनी कितनी पेनल्टी है। तो हमने क्या देखा था, देखो ये तो हो गया नोटिस और ऑर्डर की बात में। फिर पेनल्टी कितनी कितनी लगाई जाएगी, तो अगर सेक्शन नंबर 73 का केस है और नोटिस से पहले ही अगर आपने पैसा चुका दिया तो 73 में तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, 74 में 15% लगेगी। अगर नोटिस के 30 डेज में पैसा चुका दिया तो भी 73 में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, 74 में 25%। फिर नोटिस के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के 30 डेज में चुका दिया तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, ये 73 में, और 74 के अंदर 50% ऑफ टैक्स अमाउंट। और ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अगर पैसा, ऑर्डर के 30 डेज के बाद पैसा चुकाया तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, और यहाँ पे 100% पेनल्टी लगेगी। मतलब देखो 4 स्लैब हो गई। बिफोर नोटिस सेक्शन 73 में कोई पेनल्टी नहीं, नोटिस के 30 डेज में सेक्शन 73 में कोई पेनल्टी नहीं, फिर ऑर्डर के 30 डेज में सेक्शन नंबर 73 में 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। ऑर्डर के 30 डेज के बाद तो भी सेक्शन नंबर 73 में सेम पेनल्टी, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। 74 की मैं बात करूं तो 15, 25, 50 और 100, 15, 25, 50 और 100 ये पेनल्टी लगी जाएगी। ठीक है, पर एक केस में इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, वो है सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी वाला। तो देखो सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी के केस में क्या होता है, देखो अपन ने क्या देखा कि पेनल्टी अगर अलग अलग स्लैब्स देखे अपन ने 73 और 74 में, हमने देखा कि भाई नोटिस की अगर 30 डेज में पैसा चुका दोगे तो 73 में कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन 74 में आपके 25% की पेनल्टी है। ऑर्डर के 30 डेज में इतना पैसा चुका दोगे तो 73 में इतनी पेनल्टी है, 74 में इतनी पेनल्टी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी, जो कि सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 के अंदर आता है, तो सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी के केस में क्या होगा, तो इस केस में नोटिस से या ऑर्डर से कोई पेनल्टी डिसाइड नहीं होगी। इस केस में फिक्स है। फिक्स क्या है कि ड्यू डेट से अगर 30 डेज में अगर आपने पैसा चुका दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है, और ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर भी अगर पैसा नहीं चुकाया तो पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज विच एवर हायर। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अप्रैल मंथ की आपने सेल्फ टैक्स असेस लायबिलिटी पे करी, कब पे करी आपने, मान के चलो आपने सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी पे करी अप्रैल मंथ की 18 जून को। सवाल ये आता है कि पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अप्रैल मंथ की ड्यू डेट क्या हो गई, 20 मई। तो ड्यू डेट से क्या आपने 30 डेज में पैसा चुका दिया, आंसर इज यस चुका दिया। 18 जून 30 डेज के अंदर अंदर कवर हो रहे हैं 20th में से, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सर इंटरेस्ट तो हर बार लगेगा, ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लग जाएगा, 21st ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ मई से इंटरेस्ट लगना लग जाएगा टिल 18th ऑफ जून। ठीक है, तो सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी में आप ये नहीं बोल सकते। अच्छा दूसरा केस, मान के चलो कि अप्रैल मंथ की लायबिलिटी थी और हम कह रहे हैं कि हमने ये लायबिलिटी चुकाई 20 मान के चलो 18 अगस्त को, 18 अगस्त को हमने लायबिलिटी पे करी, अप्रैल मंथ की लायबिलिटी हमने 18 अगस्त को पे करी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा आपको कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, तो असेसी कह रहा है कि नोटिस ही नहीं आया तो फिर आप पेनल्टी भी मत लगाओ, आंसर इज रॉन्ग। देखो ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट थी 20 मई, 20 मई से आपके 30 डेज अगर हम जोड़ लेंगे 30 डेज तो वो आपके आ जाएंगे 19 जून। तो भैया ये तो 18 अगस्त को पैसा चुका रहे हैं, मतलब 30 डेज के अंदर पैसा नहीं चुकाया, तो इस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। उस केस में आपको नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल आता है, टाइम लिमिट आती है रिकवरी प्रोसीडिंग की। डिमांड के केस बिल्कुल सारी की सारी टाइम लिमिट ले ली मैंने, इसके अंदर कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, अब एक आध कुछ वेस्ट ही है जो हटा दी, मतलब जो काम की नहीं है।
रिकवरी प्रोसीडिंग, जैसे डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर मतलब कि आप हमें इतना पैसा दो, अभी आप पैसा नहीं चुका रहे, तो डिपार्टमेंट 3 महीने के बाद ऑर्डर से 3 मंथ्स के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। या तो 3 महीने के अंदर आप अपील्स में चले जाओ, जो कि अपील चैप्टर में देखेंगे, या फिर 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट क्या बोलता है, या तो आप 3 महीने के अंदर हमें पैसा दे दो ऑर्डर की डेट से, या आप अपील्स में चले जाओ। कुछ भी नहीं करे तो डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। और एक टाइम लिमिट और थी इस चैप्टर के अंदर, डिमांड एंड रिकवरी के अंदर, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। आप मेरे साथ सोचो आपको कितना याद आ रहा है। जैसे डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन दे सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन होता है। तो मैक्सिमम कितने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल सकता है, तो आंसर इज 24 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने जितने भी केसेस लिखे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में लिखे हैं कि नोटिस की टाइम लिमिट बताओ, ऑर्डर की टाइम लिमिट बताओ, रिकवरी प्रोसीडिंग कितने टाइम में शुरू हो जाएगी, 3 मंथ्स में शुरू हो जाएगी, पेनल्टी कितनी कितनी लगेगी, तो सारे के सारे आप बताओ आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो अपन ने जितनी भी टाइम लिमिट थी इस चैप्टर के अंदर वो अपन ने कवर कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में आते हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट के अंदर सेक्शन नंबर 60 प्रोविजनल असेसमेंट टाइम लिमिट, कि भाई आपको अगर वैल्यू या रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट कितने टाइम के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का डिसीजन दे देगा। याद करो 90 डेज के अंदर डिपार्टमेंट प्रोविजनल असेसमेंट का डिसीजन दे देगा। और फाइनल असेसमेंट कब होगा, तो जब से प्रोविजनल असेसमेंट मिला उसके 6 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट होगा। पर ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को और बढ़ा सकता है 6 मंथ से, और कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को 4 ईयर से और बढ़ा सकता है। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 4 ईयर। याद करो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये आपका कौन सा चैप्टर था, आपका असेसमेंट एंड ऑडिट वाला चैप्टर था। तो देखो आपका 90 डेज के अंदर तो प्रोविजनल असेसमेंट का डिसीजन आ जाता है, और प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है 6 मंथ्स के अंदर। ऑल द ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को 6 महीने से और बढ़ा सकते हैं, कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को 4 साल से और बढ़ा सकता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर है ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर बार सवाल आता है 5 नंबर का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का। सपोज करना कि आपकी जून मंथ की लायबिलिटी थी, जून मंथ के लिए आपने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया। ठीक है, और जून मंथ में डिपार्टमेंट ने कहा आपको कि भाई जून मंथ के हिसाब से आपका 1,50,000 रुपीज का टैक्स बनता है, जो कि आपने जमा करा दिया। लेट्स सपोज 19 जुलाई, ड्यू डेट आपकी 20 जुलाई होती है, आपने 19 जुलाई को जमा करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बाद में जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया आपका कब आया, लेट्स सपोज 23 सितंबर को आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, और उसके अंदर ऐसा बोला गया कि आपको 70,000 रुपीज और पे करने, 1,50,000 तो पे कर दिए, उसके अलावा 70,000 रुपए और पे करने, जो कि आपने पता है कब पे किए, 10 अक्टूबर को पे किए। सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, तो इस केस में इंटरेस्ट लगना शुरू होगा 21 जुलाई से, 20 जुलाई से नहीं, 21 जुलाई से, क्योंकि ड्यू डेट तो 20 जुलाई थी ना रिटर्न की, भले ही आपने रिटर्न 19 जुलाई को फाइल कर दियो। 21 जुलाई से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और 10 अक्टूबर तक इंटरेस्ट लगेगा। कितने अमाउंट पे, 70,000 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा इंटरेस्ट, 18% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जब देने की बारी आएगी तो 18% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। चलो दूसरा केस, मान के चलो कि हमने 19 जुलाई को 1,50,000 रुपीज पे कर दिए, लेकिन 23 सितंबर को डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया कि आपको तो 20,000 का रिफंड मिलना चाहिए। ठीक है, रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक तो रिफंड आएगा नहीं, तो आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करी 10 अक्टूबर को। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, 10 अक्टूबर से 60 डेज के अंदर हम आपको रिफंड दे देंगे। अगर हमने 10 अक्टूबर से 60 डेज के अंदर आपको रिफंड नहीं दिया, तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से 20,000 रुपए के ऊपर। तो जब लेने की बारी आएगी तो 6% की रेट से मिलेगा, वो भी कब से, 61st डे से। जब देने की बारी आएगी तो ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लग जाएगा 18% की रेट से। रिकॉल हो रहा है तो एक बार लाइक मार देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्क्रूटनी नोटिस टाइम लिमिट। देखो डिपार्टमेंट आपका केस सेक्शन 61 में स्क्रूटनी में चला गया। स्क्रूटनी के लिए डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, नोटिस का रिप्लाई कितने दिनों में करना है आपको, सोच के बताओ। 30 डेज के अंदर आपको नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा, या आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। सर कौन सा एक्शन, अरे वही 65, 66, 67, 73, 74, याद आ रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 62 ये क्या बोलता है कि भाई आप रजिस्टर्ड तो हो जीएसटी में, लेकिन आप रिटर्न ही नहीं भरे, डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, 15 दिन का नोटिस देगा, फिर भी आप रिटर्न नहीं भरे, डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। बैच जजमेंट असेसमेंट कब तक कर सकता है डिपार्टमेंट, 5 सालों के अंदर, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24 है कोई, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट को अगर बैच जजमेंट असेसमेंट करना हो तो कब तक कर सकता है, तो 31 दिसंबर 2024 से 5 साल, मतलब 31 दिसंबर 2029 तक डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, सेक्शन नंबर 63 कि भाई आप जीएसटी में क्या हो, आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, मतलब तो रिटर्न कहां से भरोगे, पर आप रिटर्न के लिए लायबल हो, आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो चुका।
तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया इस केस में हम आपको पहले 15 दिन का नोटिस देंगे, फिर हम आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। नोटिस के अंदर क्या देंगे, पूछेंगे आपसे कि हम आपका बैच जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करें। ठीक है। सेक्शन नंबर 64 समरी असेसमेंट, समझना मेरी बात। एक और सेक्शन नंबर 62 के अंदर, 62 मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो, डिपार्टमेंट ने आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर दिया, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने आपका बैच जजमेंट असेसमेंट किया तो आपको लगा कि यार भाई ये तो बहुत ज्यादा लायबिलिटी निकल के आ गई। आप डिपार्टमेंट के पास गए कि सर आप प्लीज मेरा बैच जजमेंट असेसमेंट विड्रॉ कर लो, मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा एज पर माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप कितने दिनों के अंदर डिपार्टमेंट के पास विड्रॉल की एप्लीकेशन लेके जा सकते हो? अब की बार यहाँ पे अमेंडमेंट था सेक्शन नंबर 62 के अंदर, तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो 60 डेज के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे आप 60 डेज के अंदर डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो अपनी एप्लीकेशन लेके कि भाई मेरा बैच जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर लीजिए आप। पहले 30 डेज की टाइम लिमिट थी, ये 60 डेज का टाइम लिमिट 60 डेज से और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कुछ रेलिवेंट लेट फीस लगाई जाएगी आपके पास 100 और 200 रुपए पर डे। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डेज तो याद रखो, कम से कम 60 प्लस 60 डेज। तो पहले 30 डेज था जो कि अब 60 प्लस 60 डेज हो गया। कहां पे? सेक्शन नंबर 62 के अंदर कि आप रजिस्टर्ड तो हो, आपका बैच जजमेंट असेसमेंट हो गया, पर आप उसको विड्रॉ करवाने के लिए एप्लीकेशन लेके जा रहे हो। ठीक है। सेक्शन नंबर 63 मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो और डिपार्टमेंट ने आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर दिया, तब क्या आप विड्रॉ की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? तब नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड हो और बैच जजमेंट असेसमेंट हो गया तो कर सकते हो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ले जाके दिखा सकते हो। अनरजिस्टर्ड में तो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह होंगी नहीं। ठीक है। सेक्शन नंबर 64 में आते हैं समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट ने आपका समरी असेसमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट को लगता है कि डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को खतरा है तो डिपार्टमेंट ने समरी असेसमेंट कर दिया। तो समरी असेसमेंट अगर आपका हो जाए तो भी आप विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, वो 30 डेज में। तो एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि भाई किन किन केसेस में असेसिव विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है, तो सेक्शन नंबर 62 में करता है, 64 में करता है। 62 में टाइम लिमिट 60 प्लस 60 डेज है जो कि पहले 30 डेज थी, और 64 के अंदर टाइम लिमिट आज भी 30 डेज की है। सेक्शन नंबर 65 में आते हैं नोटिस ऑफ ऑडिट एंड कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट। देखो समझना मेरी बात, 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है। डिपार्टमेंट को अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर स्क्रूटनी करते टाइम डिपार्टमेंट को लगा कि भाई इसकी तो ऑडिट होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट कर सकता है। ऑडिट मतलब ऐसे आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा कि आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे पहुंच गए और आपको वहां पे जाके बोले सरप्राइज सर, वो भी ऐसा ही करता ही। देखो, छोड़ो, इधर देखो। तो सेक्शन नंबर 65 के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट अगर आपकी ऑडिट करेगा ना तो आपको ऐसे सरप्राइज नहीं देगा उसकी तरह। डिपार्टमेंट आपको उस केस के अंदर पहले नोटिस देगा 15 दिन का, आपको बोलेगा कि देखो भाई साहब हम आपकी ऑडिट करना चाहते हैं। ठीक है। और नोट जब ऑडिट शुरू होगी ना, तो ऑडिट शुरू होने के बाद 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को खत्म करनी पड़ेगी। मतलब पहले नोटिस देगा 15 दिन का, उसके बाद ऑडिट खत्म करनी पड़ेगी कितने टाइम के अंदर? आपको 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स कहां से? जब से ऑडिट शुरू होगी। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से 3 महीने के अंदर ऑडिट खत्म करनी पड़ेगी। ऑल दो इस टाइम पीरियड को डिपार्टमेंट चाहे तो 6 महीने से और एक्सटेंड कर सकता है, 3 प्लस 6 में। ठीक है। सेक्शन नंबर 66 पे आते हैं, ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब स्पेशल ऑडिट 65 में तो डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है, 66 में सीए या सीएमए से ऑडिट करवाई जाती है। तो इस केस में सीए को कितना टाइम दिया जाता है? 90 डेज दिया जाता है, प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ओरिजिनल डिपार्टमेंटल ऑडिट में 3 प्लस 6 मंथ, सीए के ऑडिट में 90 प्लस 90 डेज। पूरी की पूरी टाइम लिमिट मैंने आपको इस चैप्टर की करवा दी। इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के केस में आते हैं। आप अपनी बुक उठाएंगे जिससे भी आप पढ़ते हैं, आपको सबके सब ये चीजें मिल जाएंगी। इसके बाहर कुछ नहीं है काम का, जो मैंने आपको बताया टाइम लिमिट वाले केस में। अभी अपन टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्शन सर्च सीजर, सीज बुक्स रिटेन टाइम लिमिट। जैसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ले गए, अभी वो रेलिवेंट ही नहीं है आपके इस केस से, पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ले गए, तो कितने टाइम तक के लिए वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकते हैं? वैसे तो लॉ में लिखा हुआ है कि जब तक उनको चाहिए, मतलब जब तक उनके इंक्वायरी में काम आ रही है तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन सपोज करो आपकी कोई ऐसी बुक्स ले गए जो इंक्वायरी से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो उनको 30 डेज के अंदर रिलीज करनी पड़ेगी। कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर वो बुक्स उनको रिलीज करनी पड़ेगी। रिलीज ऑफ गुड्स इफ नो शो कॉज नोटिस। समझना मेरी बात, डिपार्टमेंट वाले आपके यहाँ पे रेट डाली, आपकी गुड्स उठा के ले गए। अब गुड्स उठा के ले गए, नोटिस ही नहीं दिए। भाई गुड्स उठा के लेके जाएंगे ना, आपका सामान ले जाएंगे, उसके बाद नोटिस मिलता है। डिपार्टमेंट की क्या आस्क है वो पता चलती है, नोटिस ही नहीं है। तो अब उस केस में अगर 6 महीने चले गए और अभी तक कोई नोटिस ही नहीं दिया, तो आप डिपार्टमेंट से अपना गुड्स वापस ले सकते हो। ऑल दो डिपार्टमेंट चाहे तो इस 6 महीने के टाइम पीरियड को 6 महीने से और बढ़ा सकता है, मतलब 1 साल तक कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनल टाइम लिमिट 6 महीने की होती है। पनिशमेंट, पनिशमेंट देखो आपकी बार मेरे को लग रहा है पनिशमेंट से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। पनिशमेंट में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स भी आए, तो आप एक काम करो, एक चार्ट बनाया था मैंने, जो कि एक वीडियो भी बनाया था पनिशमेंट एंड ऑफेंस वाला, वो आप कॉन्सेप्ट बाइट में देख लेना, अच्छा सही रहेगा। बाकी आप वेबसाइट पे जाना akgclasses.in या .com है ना, इसमें फ्री रिसोर्स में आप जाना। फ्री रिसोर्स में जाने के बाद ये पेनल्टीज का आपको चार्ट दिखेगा। देखो ये वीडियो भी दिख जाएगा यहीं से लिंक, और चार्ट भी दिख जाएगा।
तो जब आप चार्ट खोलेंगे ना तो समझना मेरी बात कि कितने टाइम के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। तो देखो अपन ने क्या बोला था कि अगर आपका क्राइम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच का होता है तो 1 साल तक के लिए पनिशमेंट मिलती है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का होता है तो 3 साल की पनिशमेंट। 5 करोड़ से ऊपर होता है तो 5 साल की पनिशमेंट। लेकिन इसमें भी पता है क्या था कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आप कोई क्राइम करते हो ना तो 1 साल की पनिशमेंट मिलती तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा आप बाकी कोई दूसरा क्राइम करोगे ना तो भले ही आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का क्राइम करो तो भी आपको जेल नहीं होगी। तो वो ऐसा कौन सा केस है? देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको जेल कैसे होगी, अगर आप 1 करोड़ से 1 करोड़, अब देखो सुनो, अप टू 1 करोड़ अगर आप कोई कांड करते हो तो नो जेल। अप टू 1 करोड़ कोई जेल नहीं होती। मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ करते हो तो जेल होती है 1 साल की। लेकिन वो एक ही केस है जिसमें जेल होती है। वो कौन सा केस है? वो केस है ये रहा, इनवॉइस इशू विदाउट एक्चुअल सप्लाई। इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में सप्लाई ही नहीं करी आपने। इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में सप्लाई नहीं करी आपने, बोगस इनवॉइस। सिर्फ इसी केस में आपको जेल हो सकती है। वो भी कब होगी? जब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का कांड होगा तो 1 साल की। बाकी कोई कांड करोगे 1 करोड़ से ऊपर का और अप टू 2 करोड़ तो कोई जेल नहीं होगी। ठीक है। 2 करोड़ रुपए से ऊपर का कांड करोगे अप टू 5 करोड़ तो आपको 3 साल की जेल होगी। तो फिर आपने कोई सा भी कांड किया हो तब तो जेल होगी होगी। ठीक है। और मान के चलो लास्ट वाला केस क्या था, अगर मोर देन 5 करोड़ की अगर आप जेल मोर देन 5 करोड़ का कांड करते हो, मोर देन 5 करोड़ का कांड करते हो तो 5 साल की जेल हो सकती है। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है जेल की, 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो ऐसा नहीं कि इतने 5 साल की ही होगी, कम की भी हो सकती है। मिनिमम टाइम लिमिट है 6 मंथ्स और मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 साल, 3 साल, 5 साल। और 1 साल का भी सिर्फ एक ही केस में एप्लीकेबल है। समझ में आया आपको? बाकी चार्ट में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। और उस वीडियो को देख लोगे, बहुत जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ देख के जरूर जाना, मिस मत करना उस वीडियो को। पक्का उस वीडियो से 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यू विल थैंक मी लेटर आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम अपन पनिशमेंट। तो इंस्पेक्शन में अपन ने 3 चीजें देख ली, बस 3 चीजों में टाइम लिमिट थी। अपील्स एंड रिवीजन वाले चैप्टर में आ जाते हैं। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, ये सब तो देखना। अपीलेट अथॉरिटी लेवल 1 अपील्स होती है जिसमें आप जाएंगे तो असेसी जा सकता है 3+1 मंथ के अंदर, डिपार्टमेंट जा सकता है 6+1 मंथ के अंदर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर असेसी जा सकता है 3+3 मंथ्स के अंदर, डिपार्टमेंट जा सकता है 6 मंथ्स के अंदर। कोई एक्सटेंडेड टाइम लिमिट नहीं है, ओनली 6 मंथ्स। हाई कोर्ट के अंदर 180 डेज के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। सपोज करो कि डिपार्टमेंट कितने टाइम में अपील्स में जा सकता है? अपन ने बोला था 6 मंथ्स में जा सकता है डिपार्टमेंट। अपीलेट अथॉरिटी में डिपार्टमेंट 6 महीने में जा सकता है, प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। सपोज करो कि अभी 6 महीने का टाइम लिमिट जा चुका, मान के चलो 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई चीज पकड़ाई में आ रही है। कोई सीनियर ऑफिसर था, उसको पता चला कि हमारे सबॉर्डिनेट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का नुकसान हो गया। ऑर्डर पास करना चाहिए 10 करोड़ का, कर दिया 1 करोड़ का, पैसा खा लिया होगा। तो उस केस में अब अपील्स में जाने का टाइम तो गया, तो अब क्या करेंगे? तो आप रिविजनरी अथॉरिटी में जा सकते हो। तो रिविजनरी अथॉरिटी में कब जा सकते हैं? जब अपील का टाइम खत्म हो जाए, मतलब 6 महीने के बाद आप जा सकते हो। कब तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 3 साल तक जा सकते हो। तो अगर 3 मंथ्स के बाद कोई चीज पता चले, 3 मंथ्स में चले तो अपील्स में चले जाओ, 3 मंथ्स के बाद पता चले और 3 साल तक पता चल जाए तो आप रिविजनरी अथॉरिटी में जा सकते हो। सेक्शन 108 याद आ रहा होगा? बताओ साहब, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार लिख के बताओ, पता तो चले बाकी लोगों को, कितने लोगों को याद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आता है सबमिशन ऑफ ऑर्डर कॉपी। जब आप अपील फाइल करोगे ना जीएसटी एपीएल 01 के अंदर, तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे आप ऑनलाइन अपील फाइल करते हो तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो ना, तो जैसे आप अपील फाइल करते हो ना, उसके 7 डेज के अंदर आपको ऑर्डर की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है ऑनलाइन ही। जिस दिन आप ऑर्डर, जैसे आप ऑर्डर की कॉपी सबमिट कर दोगे ना, तब मान लिया जाएगा कि आपकी अपील कंप्लीट हो गई। तो अपील जब आप फाइल करोगे उसके 7 डेज के अंदर आपको उस ऑर्डर की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो। ठीक है। तो ये जितनी भी टाइम लिमिट है वो बता रहा हूँ, 7 दिन, 30 दिन, ये सब। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि भैया सपोज करो असेसी अपील में चला गया या डिपार्टमेंट अपील में चला गया। डिपार्टमेंट मान के चलो, लेट्स से डिपार्टमेंट अपील में चला गया, असेसी के पास नोटिस आया कि भाई डिपार्टमेंट अपील में चला गया। तो अब असेसी को कुछ बोलना हुआ, कुछ क्रॉस ऑब्जेक्ट करना हुआ, तो असेसी भी कर सकता है 45 डेज के अंदर। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एमसीक्यू आ सकता है 45 डेज। डीटी के अंदर 30 डेज था, याद करो। तो डीटी की बात मत करो, अब जाने दो, डीटी हो गया। ठीक है। एडजस्ट, अब आते हैं एडजमेंट इन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर 3 टाइम तक एडजमेंट हो सकता है। सर ये क्या है? मत जाओ, मतलब होता है ना कि अभी हमें सुनवाई नहीं करनी, चलो ये आपकी डेट एडजन करी जाती है, तो 3 बार तक एडजमेंट मिल सकता है, बस इतना ध्यान में रखना, 3 टाइम तक। एडवांस रूलिंग के केस में आते हैं। एडवांस रूलिंग क्या बोलता है कि आप 7 ऐसे केसेस हैं जब आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो, आपने देखा होगा ना। जब आपको टाइम पता नहीं है,
आपको सप्लाई के अंदर समझ नहीं आ रहा, गुड्स है सर्विस रजिस्ट्रेशन लेना है लेना, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन हम पे लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत सारे 7 ऐसे मैटर है। प्लेस सप्लाई पे नहीं जा सकते, तो आप एडवांस रूलिंग में जाना चाह सकते हो। तो एडवांस रूलिंग इज काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, कि आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हो डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब आप एडवांस रूलिंग में चले गए, तो एडवांस रूलिंग में जाने के बाद 90 डेज के अंदर एडवांस रूलिंग का डिपार्टमेंट क्या कर देगा, आपको बता देगा कि क्या होना चाहिए 90 दिनों के अंदर। जैसे प्रोविजनल असेसमेंट में 90 डेज में बताते थे, यहाँ पे भी 90 डेज। अच्छा एक बात और, आप अपील्स में चले गए, तो ये अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, ये कितने टाइम में अपना डिसीजन देंगी, तो इनके लिए एडवाइजरी टाइम लिमिट है 1 साल की, कंपलसरी नहीं है एडवाइजरी। एडवांस रूलिंग के लिए क्या बोला कि 90 डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा, जो बॉडी है ना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसको 90 डेज में अपना डिसीजन देना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में भी जा सकते हो, ट्रिपल AR में, कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर, प्लस 30 डेज का आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर कहाँ लिखा है ये सब, याद ही नहीं आ रहा। अरे ऐसे नहीं, नर्वस हो रहे और कुछ नहीं, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, देखो सब बुक में लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास हो जाएगा, प्लस आपको ट्रिपल AR में जाना है तो 30 + 30 डेज में आप जा सकते हो। ट्रिपल AR कितने दिन में डिसीजन देगा, ट्रिपल AR भी 90 डेज में डिसीजन देगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पेमेंट एंड टैक्स चैप्टर में आते हैं, इंटरेस्ट लेवी टाइम लिमिट। देखो समझना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से एक बात समझना, आईटीसी चैप्टर और इसको अपन लिंक करके पढ़ते हैं। आईटीसी चैप्टर के अंदर एक पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, एक का नाम है योगेश, रूल 37, एक का नाम है डोगेश, ठीक है, ठीक है साहब। अभी सीन क्या है, डोगेश ने योगेश को सामान बेचा, अज्यूम करते हैं उल्टा के, चलो योगेश ने डोगेश को सामान बेचा, योगेश ने क्या किया, डोगेश को सामान बेचा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट्स सपोज योगेश ने डोगेश को सामान बेचा 1 जुलाई को, इनवॉइस इशू कर दिया 1 जुलाई को, डोगेश ने कहा भाई मैं थोड़े दिन में पेमेंट कर दूंगा, योगेश ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर देना, ठीक है। अब जो योगेश है हमारा, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई, गुड्स में इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ता है, जैसे ही सप्लायर के यहाँ से गुड्स रिमूव हो जाते हैं इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो 1 जुलाई इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, मतलब योगेश की तो लायबिलिटी कब आ जाएगी, 1 जुलाई को इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, तो जुलाई की जब रिटर्न भरेगा तो योगेश जीएसटी जमा करा देगा। योगेश ने जीएसटी सपोज जमा भी करा दिया, अभी डोगेश पैसा ही नहीं दे रहा, तो अब योगेश ने क्या किया, अपनी GSTR 1 भरी होगी, ठीक है, 1 भरी थी, जैसे इसने GSTR 1 भरी तो डोगेश के यहाँ पे अपने GSTR 2B में रिफ्लेक्ट किया होगा। अभी डोगेश ने क्या किया, योगेश को पेमेंट तो नहीं किया, पर योगेश ने जब GSTR 1 भरी थी तो उसके यहाँ डोगेश के यहाँ वो अमाउंट रिफ्लेक्ट किया था, तो डोगेश ने क्या किया, उसकी ITC क्लेम कर ली साहब, ठीक है, डोगेश ने क्या किया, उसकी ITC क्लेम कर ली, गेटिंग इट, जो कि गलत है, पेमेंट तो किया ही नहीं इसने। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखो भाई यहां पे रिसीवर क्या कर रहा है, पैसे दे नहीं रहा, फिर भी टैक्स का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, मतलब आईटीसी का अमाउंट एंजॉय कर रहा है। बल्कि सपोज करो 10 लाख रुपए का सामान बेचा, योगेश ने डोगेश को 10 लाख का सामान बेचा और उसपे 1.8 लाख का जीएसटी लगता है। अभी डोगेश ने क्या किया, 1.8 लाख रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली, जो कि गलत है, पैसा ही नहीं दिया। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि अगर डोगेश ने, जो कि रिसीवर है, उसने 180 डेज के अंदर अगर पैसा नहीं दिया योगेश को, अगर रिसीवर ने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पैसा नहीं दिया, 180 डेज कहां से, इनवॉइस की डेट से नहीं दिया ना, तो जो रिसीवर है ना, जो उसने आईटीसी क्लेम करी है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको 180 डेज जैसे खत्म हो जाएंगे इमीडिएटली उसको वो अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि क्या इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा क्या, तो पॉइंट ये आता है कि अगर रिसीवर ने वो जो आईटीसी क्लेम करी है ना, वो अगर यूटिलाइज कर ली, अपने बुक के अंदर एक बहुत बड़े एग्जांपल बना रखा है मैंने। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि डोगेश ने क्या किया, सितंबर के अंदर आईटीसी क्लेम तो जुलाई में कर ली थी, जुलाई की जब रिटर्न भरी थी योगेश ने, अभी सितंबर में क्या किया, इसने अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। सितंबर की रिटर्न भर रहा था ना, सपोज करो सितंबर की रिटर्न ये भर रहा था, इसने भर दी 17 अक्टूबर को भर दी, 17 अक्टूबर को इसने अमाउंट यूटिलाइज कर लिया डोगेश ने, तो उस केस में 18 अक्टूबर से इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर जिस दिन से वो यूटिलाइज करेगा उसके अगले दिन से। ऐसे नहीं कि 21 अक्टूबर से इंटरेस्ट लगेगा ना, ड्यू डेट से नहीं लगेगा, उसी दिन अगले दिन से लग जाएगा इंटरेस्ट। सितंबर मंथ में इसने यूटिलाइज किया, मतलब इसने सितंबर मंथ की रिटर्न भरी थी 17 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक इंटरेस्ट लगेगा, जिस दिन रिसीवर सप्लायर को पेमेंट कर देगा ना वापस, तब तक इंटरेस्ट लगेगा। एक काम करना,
अगर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरा यूट्यूब पे आईटीसी का रिवीजन वीडियो है, उसके टाइम लिमिट में जाके देखना, रूल 37 और 37 है, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। कुल मिला के इंटरेस्ट लेवी टाइम लिमिट क्या होगी पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर? देखो नॉर्मली तो इंटरेस्ट कब से लगता है? ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, जैसे प्रोविजनल असेसमेंट वाले केस में देखा अपन ने। बट इस वाले केस के अंदर जिस दिन से वो आईटीसी क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, उस दिन से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में आते हैं टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस कौन काटता है? गवर्नमेंट के वो 4 डिपार्टमेंट काटते हैं, पीएसयू वगैरह सब काटते हैं ना। टीसीएस कौन काटता है? ईसीयू काटता है। अब जो काट तो लिया इन्होंने, जमा कब तक करवाना है? अगले महीने की 10 तारीख तक इनको जमा कराना पड़ेगा। लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस वाले चैप्टर में आ जाते हैं। हर चैप्टर के अंदर टाइम लिमिट उठा उठा के डाल दी मैंने। इंटीमेशन टू कमिश्नर बाय लिक्विडेटर, सपोज करना कि भाई एक कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, तो डिपार्टमेंट को 30 डेज के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं फलाना फलाना कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं। जैसे ही वो बताएगा कि मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, कमिश्नर सोचेगा कि भाई इस कंपनी से हमको कितना पैसा लेना है, वो देखते हैं अपन। अब जैसे लिक्विडेटर बताएगा कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, उसके 3 मंथ्स के अंदर कमिश्नर बताएगा कि हमको इतना पैसा चाहिए इस कंपनी से, 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है। एक पॉइंट और था लाइबिलिटी के अंदर टाइम लिमिट वाला, रिटायरिंग पार्टनर इंटीमेशन टू डिपार्टमेंट। जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उसके 1 मंथ के अंदर, मंथ लिखा है यहाँ पे कमी लिक्विडेटर 30 डेज है, यहाँ पे 1 मंथ है। ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर क्या करेगा? इंटीमेट करेगा डिपार्टमेंट को 1 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के दिन से 1 महीने के अंदर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी का डायरेक्ट पार्टनर था और मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर उसने 1 महीने के अंदर इंटीमेट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी, सपोज करो कि 10 सितंबर को वो रिटायर हो रहा है और उसने 8 अक्टूबर को इंटीमेट कर दिया, लेट्स सपोज, मतलब 1 महीना मतलब 10 अक्टूबर तक कभी भी इंटीमेट कर सकता है वो। लेट्स सपोज 8 अक्टूबर को उसने इंटीमेट कर दिया कि मैं एबीसी कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर था और मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर उसने 30 डेज में इंटीमेट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी कब तक की रहेगी? 10 सितंबर तक की रहेगी, जिस दिन वो रिटायर हुआ। पर अगर सपोज करो उसने 1 महीने में इंटीमेट नहीं किया, लेट्स सपोज उसने 11 अक्टूबर को इंटीमेट किया, तो अब वो लायबल रहेगा 11 अक्टूबर तक। अगर कर दिया 1 मंथ के अंदर, सॉरी, तो फिर 10 सितंबर तक लायबल रहेगा। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं किया इंटीमेट तो फिर वो 11 अक्टूबर तक लायबल रहेगा, जिस दिन वो इंटीमेट कर रहा है वो। ठीक है। आगे आते हैं रिफंड चैप्टर के अंदर। रिफंड चैप्टर क्या बोलता है? रेलिवेंट डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। देखो रिफंड चैप्टर के अंदर बहुत सारे केसेस दे रखे हैं जहां पे आपको रिफंड मिल सकता है। तो रेलिवेंट डेट क्या होती है? 2 साल होती है। सर 2 साल कहां से? अलग अलग केसेस में अलग अलग है। जैसे कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट वाला केस है, जब से फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आया वहां से 2 साल। तो हर केस में अलग अलग दे रखा होता है। कोई वो वाले यूआईएन वाले लोग हैं, फॉरेन एम्बेसी के लोग हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, तो हमने क्या बोला था कि भाई जिस भी क्वार्टर का रिफंड चाहिए उस क्वार्टर के एंड से 2 साल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 साल की टाइम लिमिट है रिफंड के लिए, वो हमने देखा रिफंड के केस के अंदर। ठीक है। आगे देखो प्रोविजनल टाइम लिमिट रिफंड विद कंडीशन। देखो आप समझना, रिफंड के अंदर एक केस ऐसा भी है कि आपको प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड मिल जाता है। जितना आप डिपार्टमेंट से बोलोगे ना कि भाई मैं सपोज करो एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, आप मुझे रिफंड दे दो, प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड दे दो, डिपार्टमेंट आपको 7 डेज के अंदर प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड देगा। लेकिन कंडीशन उसके अंदर ऐसी है कि पिछले 5 सालों के अंदर आपने कोई भी ऐसा कांड ना किया हो जहां पे आपने 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा की टैक्स की चोरी करी हो, जहां पे आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा, एक्सी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ वाला बच जाएगा, एक्सी 2.5 करोड़ वाला। तो आपने पिछले 5 सालों में कोई ऐसा कांड ना किया हो जहां पे आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करी हो आपने, तो आपको प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको 7 डेज के अंदर रिफंड मिल जाएगा जब से आप अप्लाई करोगे। जितना भी रिफंड आप मांगते हो उसका 90% तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे दे देंगे बिना किसी पूछताछ के। ठीक है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा फ्रूटफुल लग रहा होगा क्योंकि सारी की सारी चीज टाइम लिमिट एक साथ आपके दिमाग में जा रही है और ऐसा कोई वीडियो आपके यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अब आते हैं ईवेबल एंड अकाउंट्स वाले चैप्टर में। वैलिडिटी ऑफ ईवेबल, ईवेबल की वैलिडिटी कितनी होती है? तो देखो अपन ने क्या देखा था कि अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, कहाँ गया चैप्टर अकाउंट एंड रिकॉर्ड, डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर तक है, ठीक है, तो 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है तो 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो 2 के स्लैब बना रखे थे, 200 किलोमीटर 1 दिन के लिए वैलिड माना जाता है। ठीक है, ईवेबल याद करो। और वो माना भी कहां से जाता है? अगले रात 12 बजे तक। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने लेट्स सपोज 11th में दिन सुबह के 10 बजे ईवेबल बनाया, तो वैलिडिटी कब तक है? 12th में रात के 11:59 PM तक वैलिड रहेगा वो। रात अगले दिन के रात के 12 बजे तक वैलिड रहेगा, 200 किलोमीटर तक। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या था ईवेबल के अंदर? इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ ईवेबल। रास्ते में आप जा रहे थे, आपको ऑफिसर ने पकड़ लिया। ठीक है, अगर उसने आपको 30 मिनट से ज्यादा रोका
तो उस केस में उसको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स, जब से आपको रोका उसके 24 घंटे के अंदर एक समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स, आपको बुक्स कब तक मेंटेन रखनी है? 72 मंथ तक के लिए आपको बुक्स मेंटेन रखनी है, मतलब 6 साल के लिए आपको बुक्स मेंटेन रखनी है। 6 साल कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, 31 दिसंबर 2025 से 72 मंथ तक के लिए आपको रिटर्न रखनी है। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो जब तक केस का सेटलमेंट ना हो जाए, सपोज करो केस का सेटलमेंट 12 साल बाद हो रहा है तो भी आपको रखनी पड़ेगी। जब केस का सेटलमेंट हो गया उसके भी 1 साल बाद तक रखनी पड़ेगी। जब केस का सेटलमेंट हो गया उसके भी 1 साल बाद तक रखनी पड़ेगी। अच्छा सपोज करो केस का सेटलमेंट 3 साल के अंदर ही हो गया, तो फिर क्या 4 साल तक ही रखनी है ना? ओरिजिनल टाइम लिमिट 6 साल और केस का सेटलमेंट प्लस 1 ईयर विच एवर इज लेटर। ठीक है, जॉब वर्क वाले केस में आएंगे। जॉब वर्क के केस में क्या होता है? टाइम लिमिट ऑफ सेंडिंग बैक इनपुट एंड कैपिटल गुड। देखो सपोज करो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एक जॉब वर्कर को सामान भेजा। सपोज करो प्रिंसिपल ने 10 सितंबर को जॉब वर्कर को कोई इनपुट्स भेजे जो कि जॉब वर्कर को मिले 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2024 को उसको रिसीव हो गए। तो अभी प्रिंसिपल को जॉब वर्कर वापस सामान भेजेगा 1 साल के अंदर। इनपुट्स हैं 1 साल, कहां से? देखो जिस दिन प्रिंसिपल ने सामान भेजा था ना उससे 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल के पास अब सामान 9 सितंबर 2025 तक आ जाना चाहिए। भले ही जॉब वर्कर को 15 सितंबर को मिला, उससे मतलब नहीं है, पर उसके पास वापस कब तक आ जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास? 9 सितंबर। और यही कैपिटल गुड्स की बात हो तो 3 साल का टाइम लिमिट होता है। इनपुट्स में 1 साल, कैपिटल गुड्स में 3 साल। अच्छा सपोज करो प्रिंसिपल क्या कर रहा है? खुद सामान ना भेज के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सामान भिजवा रहा है। ठीक है, कोई सप्लायर है, सपोज करो प्रिंसिपल ने क्या किया, सप्लायर को बोल दिया कि देखो मैं सामान भेजूंगा, इससे बढ़िया एक काम करो डायरेक्टली आप ही भेज दो। ठीक है, डायरेक्टली आप ही भेज दो। आप मेरा यूट्यूब पे जॉब वर्क वाला रिवीजन वीडियो देखना, छोटा सा ही है। अभी सप्लायर ने जॉब वर्कर को सामान भेजा, सपोज करो सप्लायर ने 10 सितंबर को भेजा था और जॉब वर्कर को मिला 15 सितंबर को, तो उस केस में जॉब वर्कर को सामान 1 साल में रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन 1 साल कहां से देखेंगे? अब इस केस में 15 सितंबर से देखेंगे। तो अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली खुद भेजता है तो 1 साल देखा जाता है प्रिंसिपल ने जिस दिन भेजा उस दिन से। और अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली ना भेज के किसी थर्ड पर्सन से भिजवा रहा है, किसी सप्लायर से भिजवा रहा है, किसी दूसरे पर्सन से भिजवा रहा है, तो जिस दिन जॉब वर्कर को सामान मिला वहां से 1 साल देखा जाएगा और कैपिटल गुड्स केस में टाइम लिमिट 3 साल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 30 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। ड्यू डेट जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाता है 10, 20, 40 लाख का, वहां से आपको 30 डेज में अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सीटीपी के केस में आपको 5 डेज पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा और एनआरटीपी के केस में भी आपको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सीटीपी और एनआरटीपी केस में पार्ट बी भराई में तब आता है जब आप एडवांस में टैक्स दे देते हो। ठीक है, अगर सपोज करो सीटीपी और एनआरटीपी केस में आपने एडवांस में ज्यादा टैक्स दे दिया तो आपको फिर रिफंड के लिए आप ले सकते हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइम इन डिफरेंट केसेस। याद करो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिलेगा? कई केसेस में 7 डेज था, कई केस में 30 डेज था। 7 डेज क्या था कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और वो सक्सेसफुल भी हो गया और डिपार्टमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना, तो 7 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, अभी फ्यूचर में तो कभी करवाना पड़ेगा पर एज ऑफ नाउ नहीं करवाया, या फिर आपने करवाया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर मान के चलो करवाया भी था सक्सेसफुल भी हो गया लेकिन डिपार्टमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन आपको 30 डेज के अंदर देगा डिपार्टमेंट जब से आपने अप्लाई किया है। अच्छा सपोज करो अब ये तो पता चल गया कब है 7 डेज, कब है 30 डेज। मान के चलो अब 7 डेज 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, ना तो हाँ बोला ना ही ना बोला। ना बोलने का मतलब है कोई नोटिस वगैरह नहीं आया कि आपसे डिपार्टमेंट को कुछ और पूछताछ करनी है, तो उस केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा जैसे ही आपके 7 दिन और 30 दिन खत्म होंगे। अच्छा सपोज करो या तो डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली हाँ बोल दिया 7 दिन और 30 दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, या फिर डिपार्टमेंट ने साइलेंट है, डिपार्टमेंट तो डीम्ड हो गया। अभी सपोज करो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दे दिया भाई हमको आपसे कुछ और पूछताछ करनी है आपसे। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने बोला कि आपके बिजनेस प्रीमिसेस का हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजो। ठीक है, पता करवाओ कि प्लेस ऑफ बिजनेस सही बता रहे हो आप नहीं बता रहे, तो उस केस में जैसे डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा ना उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो 7 डेज वाला केस हो चाहे 30 डेज वाला हो। रिप्लाई आपको 7 दिन में ही करना है नोटिस से। फिर जिस दिन आप रिप्लाई करोगे उसके 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको या तो नया रजिस्ट्रेशन दे देगा या आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो, और अगर चुप है तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का केस क्या होता है? सपोज करो कि थोड़ा रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करवाने हैं, 2 चीजें होती हैं, कोर एरिया नॉन कोर एरिया। नॉन कोर एरिया जैसे मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गई, वो चेंज करवाने। कोर एरिया मतलब कोई पार्टनर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज कर रहे हैं अपन। ठीक है, कोर एरिया मतलब मेजर कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो देखो जिस दिन से वो चेंज हुआ
जिस दिन से वो चेंज हुआ उसके 15 डेज के अंदर आपको डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी चेंज की। जब से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, कब कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी है? 15 दिन के अंदर। जिस दिन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली उसके 15 डेज के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपका चेंज कर देगा। और कुछ पूछताछ करनी हो तो नोटिस भेज देगा, नोटिस का रिप्लाई आपको 7 डेज में करना पड़ेगा। कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है कि आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिए थे 6 महीने या उससे ज्यादा हुए, बिजनेस ही नहीं कर रहे आप, ठीक है, रिटर्न नहीं भर रहे आपने, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में दो बार की आपने रिटर्न नहीं भरी, 2 क्वार्टर की आपने रिटर्न नहीं भरी, ठीक है, तो आप बहुत सारे केसेस दे रखे कैंसिलेशन के अंदर, पर टाइम लिमिट वाले यही केसेस थे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ जो काम के नहीं है वो मैंने लिए भी नहीं। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यहाँ पे अमेंडमेंट है आपकी बात कि भाई आप क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। वैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर थ्योरी काम की है नहीं इतनी, प्रैक्टिकल पोर्शन ही काम का आता है जो मैंने आप लोगों को करवा रखा था, ठीक है। बाकी थ्योरी भी चलो एक बार बता देता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट थ्योरी के अंदर ज्यादा है, सारे ही देख रहे हैं। तो देखो रिवोकेशन के केस में क्या होता है कि भाई डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और आप डिपार्टमेंट के इस एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो कि डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिवोकेशन के लिए आपको कितने टाइम में अप्लाई करना है? तो यहाँ पे आपकी बार अमेंडमेंट था 90 डेज के अंदर आप डिपार्टमेंट के पास जाके रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस 90 प्लस 180 डेज। देखो 90 प्लस 180 डेज, 90 प्लस 180 डेज ये अमेंडमेंट में पूछा जा सकता है। पहले 30 डेज था, अब इसको 90 डेज कर दिया कि भाई डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है डिपार्टमेंट, तो आप उसको रिवोक के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो कि मत करो, ठीक है। तो 90 डेज प्लस 180 डेज, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं आईटीसी चैप्टर के अंदर। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं, कब तक आईटीसी अवेल कर सकते हैं? तो देखो फॉर एग्जांपल आपने लेट सपोज 30 जुलाई 2023 को कोई गुड्स परचेज किए थे, अभी आप आईटीसी लेना भूल गए, गुड्स या सर्विस ली थी, आईटीसी लेना भूल गए, कब तक ले सकते हो? तो देखो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 नवंबर 2024, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। देखो अभी सपोज करो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 दिसंबर 2024, दोनों में से जो भी जल्दी हो। अब आप बोलोगे जल्दी तो हमेशा 30 नवंबर होगी, कई बार हो सकता है ना एनुअल रिटर्न जल्दी भर दिया हो। लेट्स सपोज एनुअल रिटर्न उन्होंने 18 नवंबर को ही भर दी, तो फिर लास्ट डेट 18 नवंबर हो जाएगी। तो 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न जिस दिन आपने भरी विच एवर इज अर्लियर। रूल 37 एंड 37A मैंने आपको बताया। 37A 37 की 180 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को क्या करना, आप 180 डेज के अंदर रिसीवर को सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स कर देंगे। 37A क्या बोलता है, ये भी थोड़ा डिटेल के अंदर है। 37 ये बोलता है कि काम करना, वैसे तो मैंने आपको मैराथन में बताया ही था, ठीक है, बट फिर भी मेरा जो स्पेसिफिक आईटीसी रिवीजन वीडियो है ना, या फिर मैं एक वीडियो डालूंगा आईटीसी की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, उसके अंदर 37A डिटेल में समझाऊंगा, समझ लेना, ठीक है। काम का है थोड़ा सा। एग्जामिनेशन चैप्टर में आते हैं आरसीज स्कीम, याद करो आरसीज स्कीम क्या होती है, थोड़ा सा याद करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो फ्लाइट कंपनीज होती है ना, उनको ऐसा बोलती है कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन की फ्लाइट खाली चल रही हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में फ्लाइट कंपनीज जाना पसंद नहीं करती क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट खाली जाती है। आप भी कहाँ कभी मणिपुर वगैरह गए होंगे, नहीं, बहुत होता है ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस तरह की जो जगह होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है फ्लाइट कंपनीज को, कि बोलती है आप भले ही फ्लाइट की सीटिंग कैपेसिटी 300 है, 100 लोग ही जा रहे हैं, तो 200 लोगों का पैसा हम देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई, उसके अंदर क्या करी, कुछ एयरपोर्ट्स को नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ये एयरपोर्ट इस स्कीम में आएंगे, तो अगर यहां से कोई भी फ्लाइट जाती है या आती है, वहां पे लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, तो जो नुकसान है वो इंडियन गवर्नमेंट भुगतेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतेगी। तो उस नुकसान पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो हम 200 सीट का पैसा हम आपको दे रहे हैं ना फ्लाइट कंपनीज को, 300 की फ्लाइट की सीटिंग कैपेसिटी, 200 सीट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। पर ये ऐसी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है ना, वो कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए होती है वो जनरली। वैसे तो जीएसटी से कोई लिंक नहीं है इसका, बट लिखा हुआ है अपनी बुक में, तो मैं बता रहा हूँ। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, 3 साल तक के लिए किसी भी एयरपोर्ट को नोटिफाई कर देती है, 3 साल तक नुकसान खुद भुगतती है। अभी कोई एयरपोर्ट 3 साल तक गवर्नमेंट नुकसान भुगत रही है, फिर भी रिवाइव नहीं कर पा रहा, फिर भी वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा फ्लाइट कंपनी को, जिंदगी भर थोड़ी करेंगे फिर नहीं, तो 3 साल के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट एंड वेसल, देखो एक पॉइंट था कि 30 सितंबर 2021, सुनना मेरी बात, क्या था कि अगर आप कोई भी सामान वेसल से या एयर से एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ना, देखो लॉजिकली देखा जाए तो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे एग्जम्पशन थी भी, पर वो कब तक थी? 30 सितंबर 2021 तक थी।
30 सितंबर 2021 तक थी। अभी ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो उसके जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा। सर कैसे पता आपको? ये देखो लिखा हुआ है। सॉरी 30 सितंबर 2022 था, 21 बोल दिया मैं, पहले वो 21 तक था, फिर एक साल और। 30 सितंबर 2022 तक, 30 सितंबर 2022 तक तो एग्जाम्पशन थी, उसके बाद नहीं थी। तो अभी तो आपके लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 है ना, 21 नहीं, मेरे को गलत ध्यान रहा। पहले 21 तक थी, फिर 22 तक एक्सटेंड कर दी थी, पर 22 के बाद एक्सटेंड नहीं करी। एजुकेशन प्रोग्राम इन रूरल एरिया, देखो एक एग्जाम्पशन ऐसी थी, ध्यान से सुनना, मैं सारी लिमिट वाली चीजें बता रहा हूँ आपको, सारी लिमिट वाली, जहां पे लिमिट कौन सी, ईयर वाली, टाइम लिमिट वाली केस। तो यहाँ पे क्या था कि देखो, अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो 12 या 12 के अंदर आती हो, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो 12 या 12 में आती हो, वो 4 तरह की सर्विसेज देती थी, तो एग्जाम्पशन मिलती थी, जिसके अंदर एक पॉइंट ये भी था, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑब्लिक स्किल डेवलपमेंट। तो उसके अंदर एक पॉइंट था कि अगर वो स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम की सर्विस देगी गांव में बुजुर्ग लोगों को, तो एग्जाम्पशन मिल जाती थी। रूरल एरिया में बुजुर्ग लोग, तो ये बुजुर्ग लोग कौन से होने चाहिए? जिनका एज 65 से ज्यादा हो, 65, ओवर 65 ईयर्स, 60 नहीं 65। तो ये भी मैंने डाल दिया। टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर पे आते हैं, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं? देखो, गुड्स के केस में आपको इमीडिएटली इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, सर्विस के केस में आपको 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ता है, और बैंक या एनबीएफसी केस में 45 डेज में इनवॉइस इशू करना पड़ता है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में क्या होता है कि आपने अगर कोई सामान दिया किसी को, आपने बोला कि भाई पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। अभी उसने सामान रख लिया, वापस भी नहीं कर रहा, तो डिपार्टमेंट कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर वापस ना करे, तो जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे, वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? या तो 6 महीने से पहले उसने हाँ भर ली तो वो मान लेंगे, 6 महीने तक के अंदर हाँ नहीं भरी तो जैसे 6 महीने खत्म हो जाएंगे वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, देखो आप खुद सोच के देखना कि गवर्नमेंट को डेबिट नोट में फायदा है, क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट इज लाइक इनवॉइस, डेबिट नोट में गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, डेबिट नोट मतलब वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो डेबिट नोट की तो कोई टाइम लिमिट इशू नहीं है। सपोज करो आप गवर्नमेंट को जाके बोलते हो कि 5 साल पहले हमने कोई ट्रांजेक्शन किया था जो कि 8 लाख रुपए का था, लेकिन वो 10 लाख का होना चाहिए था, तो हमने 2 लाख से आपको जीएसटी कम पे दिया है, तो क्या आप दे सकते हैं? कि गवर्नमेंट बोलेगी दो, हम थोड़ी मना करेंगे, दो। डेबिट नोट की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है। क्रेडिट नोट में उल्टा होता है, डिपार्टमेंट सरकार को लॉस होता है, तो क्रेडिट नोट के लिए इन्होंने क्या बोला कि टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवरेज अर्लियर, वो है आईटीसी वाला केस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस ये होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई कितने दिनों में करना होता है? 30 डेज के अंदर। अभी आपने रजिस्ट्रेशन आ गया आपके पास, अभी समझना मेरी बात, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो 1 अक्टूबर 2023 को, थ्रेशोल्ड आपका एक्सीड हो गया, लेकिन आपको जीएसटी नंबर कब मिला? लेट्स सपोज आपको जीएसटी नंबर मिला 5 नवंबर 2023 को, भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना नंबर मिलने। तो 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आपने जितनी भी सप्लाई करी, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? आंसर इज यस, लगना चाहिए। पर अभी हमारे पास जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे कि भाई 5, अभी जीएसटी तो कलेक्ट कर लिया आपने लोगों से, अब आप क्या करोगे, पर आपका जो इनवॉइस होता है ना, उसके ऊपर जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप जीएसटी तो ले रहे हो, लेकिन जीएसटी नंबर ही नहीं है इनवॉइस के ऊपर, तो आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? जिस दिन आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, जिस दिन आपको आरसी मिलेगी, उसके 1 मंथ के अंदर। यहाँ पे 1 मंथ है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है 30 डेज, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है 1 मंथ के अंदर। तो आपको 1 मंथ के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसका यूज क्या है कि भाई जो B2B ट्रांजेक्शन है उनको आईटीसी तो तभी मिलेगी ना जब आप अपना जीएसटी नंबर उनको बताओगे, इसलिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। जीएसटी के अंदर मेजर मेजर यही काम की चीजें थी। ठीक है, एक और चीज थी वो मिसलेनियस चैप्टर के अंदर थी, वो भी देखा, ठीक है बता देता हूँ। ये देखो मिसलेनियस चैप्टर के अंदर क्या था कि भाई थोड़ा थोड़ा काम का नहीं है बिल्कुल भी। अब अपन आते हैं कस्टम वाले पार्ट पे। ठीक है, कस्टम में क्या हुआ है, जैसे सपोज करो एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब फॉरेन के अंदर कोई पर्सन है, वो सपोज करो कोई चाइना का कोई आदमी है, वो हमको इंडिया में बहुत सस्ते में सामान दे रहा है, जिससे भाई इंडिया के मार्केट को लॉस हो। तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि भाई मार्केट ज़्यादा ही सस्ते, सामान बहुत ही सस्ते में आ रहा है, तो इम्पोर्टर दबा के इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है कि भाई जितने सस्ते में दे रहे हैं उतनी ड्यूटी हम लगा देंगे। कितने टाइम के लिए डिपार्टमेंट लगा सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है 5 सालों की लगती है, पर इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, तो टोटल 10 साल हो गए। ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे भी लगा सकते हैं इसको कि भाई अभी समझ में नहीं आ रहा कितने टाइम के लिए लगाएं, तो प्रोविजनल बेसिस पे 6 महीने के लिए ड्यूटी लगा सकते हैं इसको। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लगा सकते हैं, बैक डेट से भी लगा सकते हैं कि भाई पास्ट में बहुत सारा
सामान इंपोर्ट कर लिया सस्ते में, पता ही नहीं चल पाया, तो 90 डेज तक लगा सकते हैं मैक्सिमम बैकडेट में, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे 90 डेज में लगा सकते हैं, ठीक है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है कि वहां की विदेश की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट जानबूझ के अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रही है कि इंडिया को बर्बाद करो आप। एंटी डंपिंग ड्यूटी में तो एक्सपोर्टर जानबूझ के कर रहा है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी में वहां की सरकार भी मिली हुई है, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करता है कि भाई जितनी वो सब्सिडी दे रहे हैं उतनी हम ड्यूटी लगा देते हैं। तो या तो प्रैक्टिकली काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, दोनों एक साथ नहीं लगती। या तो वहां की सरकार बर्बाद हो या तो वहां का एक्सपोर्टर बर्बाद हो। एक्सपोर्टर बर्बाद है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सरकार बर्बाद है तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी कितने टाइम की लगती है, वही 5 साल प्लस 5 साल एक्सटेंशन, तो दोनों का 5-5 साल, टोटल टाइम लिमिट 10 साल है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंट्री से बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इंक्रीज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करता है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देता है। तो क्या बोला, कितने टाइम के लिए लगाते हैं, 4 साल की लगती है, और इसको 6 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 साल हो गए। तो मतलब तीनों ही केस में मैक्सिमम 10 साल हो गई। उधर 5+5 थी काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी में, यहाँ 4+6। पर प्रोविजनल बेसिस पे भी आप लगा सकते हो, जैसे अपन ने देखा था कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकते हो प्रोविजनल बेसिस पे, पर वो कितने टाइम के लिए थी, 6 महीने के लिए। सेफ गार्ड ड्यूटी भी लगा सकते हो आप प्रोविजनल बेसिस के लिए, पर ये है 200 डेज। फ्रूटफुल हो रहा है ना वीडियो, देखो भी एग्जाम में ये सब चीजें कहाँ ध्यान रहती है, अभी आप पढ़ तो रहे हो पर नहीं आती चीजें दिमाग में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज वाला हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, इस केस में क्या है, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अराइवल ऑब्लिक इंपोर्ट मैनिफेस्ट, कि भाई आप क्या क्या सामान लेके आ रहे हो तो आपको पहले फाइल करना पड़ता है। तो एयर के केस में और वेसल के केस में आपको ये टाइम लिमिट, एयर के केस में और वेसल के केस में तो क्या था, जैसे ही वो वेसल या एयरक्राफ्ट आएगा उससे पहले ही फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन लैंड के केस में आप पहले भी फाइल कर सकते हो और वहां पहुंचने के 12 घंटे के अंदर फाइल कर सकते हो। लैंड वालों को स्पेशल लिबर्टी है, ठीक है। जैसे घर में 2 भाई हैं, तो जो छोटा वाला होता है उसको मम्मी की तरफ से स्पेशल लिबर्टी मिलती है ना, वैसे लैंड वालों को भी स्पेशल लिबर्टी है कि भाई आप आने के बाद भी 12 घंटे में फाइल कर सकते हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ती है, लेकिन लैंड वाले चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। पैसेंजर ऑब्लिक क्रू मैनिफेस्ट, कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं उनकी डिटेल्स, तो वैसल हो चाहे एयरक्राफ्ट तो पहले बताना पड़ेगा, पर लैंड के केस में आफ्टर अराइवल भी बता सकते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ क्लियरिंग गुड्स आफ्टर इंपोर्ट, पोर्ट पे सामान 30 दिनों के अंदर अंदर आपको या तो वेयर हाउस में लेके जाओ या घर लेके जाओ। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, समझ में नहीं आ रहा पोर्ट पे सामान पड़ा है, किस पे ड्यूटी किस हिसाब से लगाएं। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, कि आपने वेयर हाउसिंग के लिए अप्लाई तो नहीं किया, पर आपको डिपार्टमेंट बोल रहा है आप इसको थोड़े दिन वेयर हाउस में ले जाओ। अब आप बोलोगे मैंने तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं करा, बोले कोई बात नहीं आप लेके जाओ। तो वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग मतलब आप मैक्सिमम 30 डेज के लिए आप सामान वेयर हाउस में रख सकते हो, विदाउट वेयर हाउसिंग के लिए अप्लाई किए हुए। पता था क्या आपको कि वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, 30 डेज के लिए। ऑल दो डिपार्टमेंट चाहे तो टाइम पीरियड को और बढ़ा सकता है, पर ओरिजिनल टाइम लिमिट 30 डेज ही है। बैगेज, बैगेज के इसमें इन्फेंट, इन्फेंट मतलब 2 साल तक का बच्चा, सारी की सारी टाइम लिमिट बता रहा हूँ। टूरिस्ट, टूरिस्ट वो होता है जो मैक्सिमम इंडिया में 6 महीने तक घूमने आए। 12 महीने में से 6 महीने अगर आप इंडिया में घूम रहे हो किसी पर्टिकुलर साल में, तो आप टूरिस्ट करा सकते हो। 6 महीने से ज्यादा घूम रहे हो तो भाई काई बात की टूरिस्ट होगा, यहीं यहीं घर बना के रह लो फिर। ज्वेलरी अलाउंस टाइम लिमिट, याद करो हमने देखा था कि अगर कोई इंसान फॉरेन में 1 साल या उससे ज्यादा रह के आए तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था ज्वेलरी का। अगर जेंटलमैन हो तो 20 ग्राम ज्वेलरी का बेनिफिट मिलता था, मैक्सिमम अप टू 40,000 रुपीज, 50,000 रुपीज था, हाँ मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज। और अगर फीमेल पैसेंजर है तो 40 ग्राम ज्वेलरी का बेनिफिट मिलता था, मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के अंदर भी 2 स्पेशल केसेस थे। कौन से 2 स्पेशल केसेस थे, देखो ये देखो 40 ग्राम 50,000, 40 ग्राम 1 लाख, है ना। इन्होंने बोला कि आप विदेश में नौकरी करते हो, अब आप इंडिया शिफ्ट हो रहे हो, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। तो इसमें लास्ट वाले 2 केसेस में है कि अगर आप 1 साल से 2 साल तक विदेश में रुक के अब इंडिया आ रहे हो, 1 साल से 2 साल के बीच में आपने वहां काम किया, अब आप इंडिया आ रहे हो, तो जो आपको नॉर्मल जीएफए का बेनिफिट मिलता है वो सब तो मिलेगा ही, उसके अबाव, ओवर एंड अबाव दोज बेनिफिट्स, आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट और ले सकते हो पर पर्सन। पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में फॉरेन में रुक के आ रहे हो तो 2 साल का आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा पर पर्सन। पर ये ध्यान रखना कि आपने पिछले लास्ट 3 सालों में बेनिफिट ना लिया हो। अब आप बोलोगे ऐसे 3 सालों में कैसे लेगा, वो तो जब फॉरेन से नौकरी छोड़ के इंडिया में आ रहा है। हो सकता है ना कि भाई पहले भी फॉरेन में नौकरी करता हो, फिर वापस इंडिया आ गया, फिर वापस फॉरेन चला गया हो, फिर वापस इंडिया आ रहा हो, तो लास्ट 3 सालों में आपने बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। अच्छा सपोज करो वो इंसान 2 साल से ज्यादा फॉरेन में रुक के आ रहा है, 2 साल से ज्यादा फॉरेन में नौकरी करी, अब इंडिया आ रहा है, उसको ओवर एंड अबाउ 5 लाख तक का रुपए का बेनिफिट और ले सकता है वो पर पर्सन, 5 लाख रुपए तक का। पर कंडीशन ये है कि भाई क्या बोलते हैं, मिनिमम 2 साल या उससे ज्यादा रुक के आ रहा हो फॉरेन में, पर कंडीशन ये है
ये चीज तो है ही, मतलब कि 3 साल का बेनिफिट उसने नहीं लिया हो, तो यहाँ पे भी वो कंडीशन तो है कि 3 साल का बेनिफिट नहीं लिया हो। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन ऐसी है कि सपोज करो कोई पर्सन है जो 2 साल या उससे ज्यादा फॉरेन में रुक के आ रहा हो, तो उसको 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अभी मान के चलो वो पर्सन के 22 महीने ही हुए, 22 मंथ्स ही हुए, मतलब 2 साल के अंदर 2 महीने का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, या 10 दिनों का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, या 30 दिनों का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, 40 दिनों का, मतलब अप टू 2 मंथ तक का शॉर्टफॉल पड़ रहा है। तब उसको गिल्ट हो रहा है, अरे यार 2 महीने और होते तो 5 लाख का बेनिफिट मिल जाता, अभी तो 2 लाख का ही मिलेगा। तो वो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर देखो जेन्युइन केस है, सामान ज्यादा है, आप प्लीज 5 लाख तक का बेनिफिट दो। तो डिपार्टमेंट चाहे तो उस केस में उसको 5 लाख तक का भी बेनिफिट दे सकता है फिर। ठीक है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, पर दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि पिछले 3 सालों में बेनिफिट नहीं लिया हो, और 2 महीने तक का शॉर्टफॉल अलाउ हो सकता है डिपार्टमेंट चाहे तो। ठीक है, कब? 1 साल से 2 साल के बीच में, और 2 साल से 5 साल के बीच में, 2 साल से ऊपर आपको। देखो देखो सुनो मेरी बात, अगर अगर आप फॉरेन में 1 साल से 2 साल के बीच में रुक के आ रहे हो, तो आपको 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 2 ईयर से 2 लाख याद रखो। 2 साल से ऊपर रुक के आ रहे हो तो 5 लाख याद रखो, पर पिछले 3 सालों में आपने बेनिफिट नहीं लिया हो, ये ध्यान रखना आप। पिछले 3 सालों में आपने बेनिफिट नहीं लेना है। ठीक है, और लास्ट वाली कंडीशन में, कौन सी लास्ट वाली? अगर मोर देन 2 ईयर्स आप फॉरेन में रुक के आ रहे हो, मोर देन 2 ईयर अगर आप फॉरेन में रुक के आ रहे हो, तो आप भले ही 2 साल से 2 महीने तक कम भी पढ़ रहे हो ना, इन केस 2 महीने कम पढ़ रहे हो और ऑफिसर एक्सेप्ट कर ले तो है, नहीं करे तो नहीं भी करे, कर लिया तो आपको 5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग होता रहता है, ऐसा लगता है ऐसे समझाऊं तो हो जाता है। ठीक है, इधर देखो, आगे देखो, वेयर हाउस में आते हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेयर हाउस इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। सपोज करो आपका सामान किसी वेयर हाउस में पड़ा है, पर वहां का लाइसेंस कैंसिल हो गया। सर क्यों हो सकता है? बहुत रीजन हो सकते हैं। जैसे अपन घर बनाते हैं तो भी ऐसा होता है ना, इतना सेटबैक छोड़ो, ये छोड़ो, भी पता चला उस वेयर हाउस में जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं कर रखी थी उसके ओनर ने, तो डिपार्टमेंट चाहे तो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो आपको सामान अब दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग बॉन्ड मतलब कितना होता है? थ्राइस ऑफ कस्टम ड्यूटी, 3 टाइम्स, याद आ रहा होगा आपको। वेयर हाउसिंग पीरियड, कितने साल के लिए आप सामान वेयर हाउस में रख सकते हो? देखो मैक्सिमम आप सामान वेयर हाउस में 1 साल तक के लिए रख सकते हो मैक्सिमम। जितना, मतलब डिपार्टमेंट ने अगर ऑर्डर आपको 4 महीने का दिया तो 4 महीने रखोगे, 5 महीने का दिया 5 महीने, मैक्सिमम ऑर्डर डिपार्टमेंट आपको 1 साल का देगा। ऑल्दो इस टाइम पीरियड को वो 1 साल से और बढ़ा सकता है जेन्युइन केस हो। लेकिन अगर वो सामान 100% ईओयू ईएचटीपी वाला था, ईएचटीपी ईओयू वाला इस तरह का सामान था जो एक्सपोर्ट वाले लोग मंगाते हैं, मतलब एक्सपोर्टर मंगा रहा है, एक्सपोर्टर को वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए, तो उस केस में अनलिमिटेड टाइम के लिए वो वेयर हाउस में रख सकता है। वैसे नॉर्मल लोगों के लिए 1 साल का टाइम लिमिट है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग, कितना दिन सामान आप वेयर हाउस में बिना इंटरेस्ट के रख सकते हो? 90 डेज की टाइम लिमिट है, आपको पता होगी। 90 डेज के ऊपर अगर आपने वेयर हाउस में सामान रखा तो 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम 91st डे। लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगेगा 100% ईओयू ईएचटीपी वाले लोगों पे नहीं लगता, जो कि एक्सपोर्ट में देश की सेवा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। रिफंड वाले चैप्टर में आते हैं। रिफंड वाला चैप्टर क्या बोलता है? टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट एंड अदर केसेस। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, कस्टम के रिफंड की बात कर रहे हैं। कस्टम के रिफंड में क्या दे रखा है कि जैसे जीएसटी में 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अलग अलग केस में अलग अलग डेट है। ठीक है, 1 साल। लेकिन इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट के केस में आप 6 महीने के अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। सर मतलब समझा नहीं। सपोज करो आपने कोई सामान एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, जो सामान आपने एक्सपोर्ट किया था उसके लिए आपने कुछ सामान इंपोर्ट भी किया था, तो अब इंपोर्ट पे आपने कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह दी थी, अब आप उसका रिफंड लेना चाहते हो। ठीक है, तो जब से आपने एक्सपोर्ट किया उसके 6 महीने के अंदर आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस केस में अपन ने क्या बोला कि भाई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आप रिफंड ले रहे हो तो वैसे 6 महीने के केस में आपको रिफंड लेना पड़ेगा। सर देखो, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्यों मिलेगा? मान के चलो सामान डिफेक्टिव आ गया, खराब आ गया, आप उस पर अपना टाइटल, आपने एक बार तो सामान इंपोर्ट किया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, बाद में पता चले तो कचरा गुड्स है, खराब आ गया, अब आप अपना टाइटल छोड़ रहे हो, अब डिपार्टमेंट कह रहे हो आप ही रख लो इसको, हमको नहीं चाहिए, हमने तो जो ड्यूटी दी थी ना वो वापस दे दो हमको। तो कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? 6 महीने के अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में रिफंड कब लोगे? आप बोलोगे अब हम एक्सपोर्ट कर दिए है ना, तो जो हम इंपोर्ट किए थे ना उस पर ड्यूटी दिए थे उसका हमें रिफंड दो। तो एक्सपोर्ट किए वहां से 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। बाकी केसेस में रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कस्टम में 1 साल, जीएसटी में होती है 2 साल। ठीक है, जीएसटी में 2 ही साल है, कस्टम में 6 महीना और 1 साल है। 6 महीना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, बाकी के केस में 1 साल। ठीक है जी। अच्छा, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्सिट्यूट फॉर अपील। समझना मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है 1 साल के अंदर नॉर्मली, और
आपको अपील में जाना होता है तो कस्टम में 60 डेज का टाइम लिमिट होता है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जैसे जीएसटी में होता है अपील अथॉरिटी, अपील ट्रिब्यूनल, कस्टम में अपील के अंदर जाना पड़ता है आपको 60 डेज के अंदर। भी सपोज करो आप अपील में जाना भूल गए, अपील में जाना भूल गए, 60 दिन का टाइम लिमिट चला गया, पर आपने सोचा कि चलो अपील का टाइम लिमिट तो गया, मैं डिपार्टमेंट से रिफंड मांग लेता हूँ। देखो रिफंड कब मिलता है आपको, जब ये प्रूव हो जाए कि आपको रिफंड बनता है, आपका रिफंड बनता है। अभी आप अपील में नहीं गए, प्रूफ कब होता है, आप अपील में गए और अपील में जीत गए आप, फिर आप रिफंड मांग रहे हो, तो चलता आपका हक बनता है रिफंड का। अब आप क्या सोच रहे हो कि अपील में जाना तो रह गया, पर मेरा रिफंड मैं मांग लेता हूं, मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए का रिफंड बनता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई अब डिपार्टमेंट आपको रिफंड दे देगा, वो प्रूव ही नहीं हुआ वो चीज। तो इनमें लिखा है कि रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील, कि आपने रिफंड के लिए तो एप्लीकेशन फाइल कर दी लेकिन अपील में नहीं गए, तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं अब कोई बात नहीं, आप चले जाओ अपील में। भाई वो 60 दिन का टाइम लिमिट था। तो अब रिफंड की एप्लीकेशन और अपील की एप्लीकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। डिटेल में समझना है रिफंड तो मेरा यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो रिफंड का वो देख लेना है, कस्टम की मैराथन देख लेना है, तो कल वाली मैराथन में करवाया था, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, जीएसटी केस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपको 60 दिन में अगर पैसा ना दे तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% की रेट से। यहाँ पे है जब से आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है उसके 3 मंथ्स के अंदर अगर पैसा ना मिले, 3 मंथ्स के अंदर पैसा ना मिले, तो आपको डिपार्टमेंट इंटरेस्ट देगा 6% की रेट से, ठीक है। अच्छा एक बात और थी यहाँ पे, अगर आप कस्टम के अंदर सेल्फ असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट के, सॉरी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो अगर आप कस्टम के अंदर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना एक बार कि आपने क्या करा। एक जोगिंदर करके पर्सन था जिसने 12 लाख रुपए का सामान क्या किया, इंपोर्ट किया, और उस पर उसने प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई किया डिपार्टमेंट को कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं कितनी ड्यूटी दूं। तो डिपार्टमेंट ने कहा आप प्रोविजनल बेसिस पे 2,40,000 रुपए की ड्यूटी दे दो, ऐसा डिपार्टमेंट ने बोला इसको। इसने 2,40,000 रुपए की ड्यूटी दे दी बाद में। और इसने कब दी ड्यूटी, इसने ड्यूटी दी थी 15 दिसंबर को, इसने ड्यूटी दे दी 15 दिसंबर को, सामान इंपोर्ट किया और ड्यूटी दे दी 15 दिसंबर को। बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि आपकी ड्यूटी तो 3,80,000 रुपीज की होनी चाहिए थी। तो जीएसटी के अंदर तो क्या बोलते हैं, जब भी सेल्फ असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट का केस होता है ना, सॉरी प्रोविजनल असेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट, जीएसटी के अंदर क्या होता है कि प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करो एक्चुअल लायबिलिटी आपकी ज्यादा आ गई, तो उस केस में जब आप रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट। बताया था ना, इंपॉर्टेंट केस था, बताया था ना कि जैसे ये वाला केस था, देखो कहाँ गया, कि भाई आपने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया और बाद में पता चला कि भाई ज़्यादा पैसा चाहिए, सपोज करो आपने, याद आ गया होगा ना केस, है ना मतलब। तो अभी इस वाले केस में क्या है कि इन्होंने 15 दिसंबर को प्रोविजनल बेसिस पे 2,40,000 रुपीज दे दिए, और डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई देने चाहिए थे आपको 380, 140 कम दिया आपने, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट ने आपको कब बोला, ये 31 जनवरी को बोला, और आपने 31 जनवरी को पैसा चुका दिया, तो मैं इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो आप 16 दिसंबर से इंटरेस्ट मत लगाना, इस केस में 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगेगा, महीने की पहली तारीख से इंटरेस्ट लगता है कस्टम के केस में, प्रोविजनल असेसमेंट का केस होता है तो जीएसटी की तरह नहीं होता। कस्टम में जब इंटरेस्ट देना होता है तो 15% की रेट से देते हैं, लेना होता है तो 6%, तो लेना और देना दोनों ही लगे कस्टम में, ठीक है। कस्टम में जब हमको इंटरेस्ट मिलता कब है कि जब हमने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करी उसके 3 महीने के अंदर पैसा ना मिले तो फिर हमको रिफंड मिलता है। जीएसटी में 60 डेज में ना मिले तो 61st डे से मिलता है 6%। जीएसटी में इंटरेस्ट देना होता है तो ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट देते हैं हम 18% की रेट से, पर कस्टम में हमको अगर प्रोविजनल असेसमेंट केस वाले में इंटरेस्ट देना हुआ तो पहले दिन की रेट से, पहले दिन से इंटरेस्ट देते हैं, भले ही उसने ड्यूटी 15 दिसंबर को दी थी 2,40,000 की, पर इंटरेस्ट लगेगा 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगेगा और कब तक लगेगा, 31 जनवरी, मतलब दिसंबर के 31 डेज और जनवरी के 31 डेज, मतलब 62 डेज का इंटरेस्ट लगेगा और 15% की रेट से देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता था, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, पूरी की पूरी टाइम लिमिट्स का बेस्ट रिवीजन हो गया, इससे कम टाइम में हो ही नहीं सकता था। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि अगर 50 केस भी देखे होंगे ना, में से 5 केस तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या याद नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बताना कैसा लगा, और कुछ और चाहिए तो वो भी बताना, और सब्सक्राइब जरूर मार लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।